वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं आपके एक एग्जाम के बारे में जो कि है स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी। इसका पेपर कोड है आपका COQP20। एग्जाम डेट आपकी 16 मार्च 2024। अगर आप नेक्स्ट ईयर में भी देख रहे हैं तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आपके जो स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी है उसके एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं, उसका सिलेबस क्या है वो देखने वाले हैं और 20 इंपॉर्टेंट MCQs मैं आपको इस वीडियो में कवर करवाने वाली हूँ विद आंसर्स। लास्ट का एक जो क्वेश्चन होगा दैट इज फॉर यू, तो उसका आपको आंसर जो है कमेंट्स में बताना है। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को शुरू। सबसे पहले आपको बता दूं कुछ 4 इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहले क्या रहेगा इसमें कि जो क्वेश्चन पेपर है उसमें टोटल 75 क्वेश्चंस आएंगे आपके। ये MCQ बेस्ड पेपर रहेगा और सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज का ही पेपर रहेगा। सारे क्वेश्चंस कंपल्सरी होने वाले हैं और पेपर दोनों ही लैंग्वेज में आएगा, बाइलिंगुअल होगा लैंग्वेज में, दैट इज इंग्लिश और हिंदी। तो आपको चूज करने का मौका मिलेगा कि आपको पेपर इंग्लिश में रीड करना है या हिंदी में, या इंग्लिश में आंसर देने या फिर हिंदी में। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को शुरू। सिलेबस के बारे में बात करें तो एक तो आपके पास है बायोकेमिस्ट्री। इसके अंदर भी आप बहुत सारी चीजें देख सकते हैं जैसे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सब आप खुद पढ़ सकते हैं। मैं आपको एक नॉर्मल सिलेबस बता रही हूँ यहाँ पे। तो एक आपके पास बायोकेमिस्ट्री, देन यू हैव इज जेनेटिक्स, नेक्स्ट आपके पास है ह्यूमन फिजियोलॉजी, देन यू हैव इज ह्यूमन साइकोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी और ह्यूमन साइकोलॉजी दोनों के बारे में पढ़ना आपके पास ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, जो ह्यूमन साइकोलॉजी ने इसमें अगर आप कुछ टर्म्स देखोगे उनके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है, जैसे कि मूड डिसऑर्डर, यूनिपोलर डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर एंड देन डिप्रेशन के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए आपको। और एक ये वाला एक वर्ड है आपको जो दिख रहा है सामने वो। तो ये सारी चीजें जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट स्टेजेस की होती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, इसके बारे में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और डिफरेंस क्या होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट में, मतलब कि ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ जो है आपकी बढ़ती रहती है, डेवलपमेंट जो है वो मतलब डेवलपमेंट भी डेवलप आप करते ही रहते हो, पर ग्रोथ ना एक टाइम पे आके एंड हो जाती है। पर डेवलपमेंट कभी भी एंड नहीं हो सकती, जैसे कि इमोशनल डेवलपमेंट या फिर अगर आपकी हो गई मेंटल डेवलपमेंट, तो आपका दिमाग, आपके इमोशंस आप हमेशा उसमें डेवलप करते रहोगे और नए नए चेंजेस ला सकते हो। पर ग्रोथ का मतलब होता है कि फिजिकल बॉडी। अब फिजिकल बॉडी क्या रहता है कि आपका एक टाइम पे हाइट हो सकता है, रुक जाएगी। ये जो ग्रोथ होती है ना उसको मेजर कर सकते हो, हाइट को मेजर कर सकते हो, वेट को मेजर कर सकते हो। पर कभी भी आप अपनी जो इमोशनल डेवलपमेंट है या जो मेंटल डेवलपमेंट है, इन सब जो डेवलपमेंट्स है इनको कभी भी मेजर नहीं कर सकते हो। तो ये कुछ जो है नॉर्मल मैंने आपको बता दिया है। उसके अलावा आपके पास है कॉग्निटिव प्रोसेसेस, मोटिवेशन एंड इमोशन, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए जो कि ह्यूमन साइकोलॉजी में ही आते हैं। देन वी हैव इज मैकेनिक्स एंड देन वी हैव इज फूड एंड न्यूट्रिशन। अब इसके आगे हम शुरू कर लेते हैं अपने फर्स्ट MCQ के साथ। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज। तो प्राइमरी सोर्स एनर्जी का क्या होता है जब हमारे को एक हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करनी होती है, तो दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट वी हैव इज which metabolic pathway involves the conversion of glucose to pyruvate। और ये चीज याद रखना, मैं आपके लिए इसमें वेट नहीं करूंगी, बट ये सब वीडियो को पॉज करके या तो कमेंट में मुझे इसका आंसर्स बता सकते हैं खुद, या फिर आप अपने पेपर पे लिख सकते हैं पहले और उसके बाद इन आंसर्स को देख सकते हैं। तो कौन सा ऐसा मेटाबॉलिक पाथवे होता है जो कि इन्वॉल्व करता है फॉर द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट। और उसको वीडियो को पॉज करके आप आंसर बता सकते हैं और इसका आंसर है दैट इज ग्लाइकोलिसिस या ग्लाइकोलिसिस, जो कि आपका आंसर ए है। नेक्स्ट वी हैव इज व्हिच एंजाइम catalyzes the breakdown of ATP to ADP and inorganic phosphate. So the correct answer here is ATPase. Next we have is what is the basic unit of heredity। हेरिडिटी की बेसिक यूनिट आपको पता होना बहुत जरूरी है और ये बहुत ज्यादा इजीएस्ट क्वेश्चन भी जो है आपके पेपर में आते हैं जनरली, दैट इज जीन। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट वी हैव इज which process involves the synthesis of RNA from a DNA template। सो RNA जो है मतलब कैसे सिंथेसाइज होता है उस हिसाब से एक DNA टेम्पलेट से, क्या प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होता है। सो 4 ऑप्शंस है जैसे कि रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन तो नहीं हो सकता, जो एक क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन इस टाइप ऑफ अ टाइपिंग, या फिर टाइपिंग वो भी आई थिंक वॉइस वगैरह की ट्रांसक्रिप्शन करना, ट्रांसलेशन तो हो गया लैंग्वेज ट्रांसलेट करना, और म्यूटेशन। सो जो करेक्ट आंसर है इसमें दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, या सो इसका करेक्ट आंसर ट्रांसक्रिप्शन ही है। नेक्स्ट वी हैव इज which energy system is primarily utilized during short bursts of high intensity activity। So you have the 4 options here and the correct answer is anaerobic glycolysis। नेक्स्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको पता भी होना चाहिए और ये पता भी होगा। कौन सा हार्मोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल्स। तो आपका जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो कौन सा हार्मोन जो है वो रेगुलेट करता है। 4 ऑप्शन आपके पास, इंसुलिन, ग्लाइकोजन, then we have is thyroxine and then we have is cortisol। So the correct answer is insulin। Next we have is which type of muscle fiber
is predominantly used during endurance activities. तो कौन सी टाइप की जो आपकी फाइबर मसल है वो यूज होती है, ये आपको बताना है, एंड दैट इज टाइप 1. Next we have is what is the primary function of cardiovascular system during exercise. So जो cardiovascular system होता है उसका क्या रोल होता है, क्या फंक्शन होता है जब भी हम कोई एक्सरसाइज करते हैं. तो चार ऑप्शन है: रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, elimination of metabolic waste, and then you have is regulation of blood sugar levels. So the correct answer is distribution of oxygen and nutrients. Next we have is which component of the nervous system is responsible for transmitting from sensory neurons to motor neurons, and the correct answer here is peripheral nervous system. Next we have is कौन सा आपका जो है साइकोलॉजी फैक्टर है जो कि करेक्टराइज्ड होता है एक इंडिविजुअल के परसिस्टेंस से टुवर्ड्स अचीविंग अ स्पेसिफिक गोल. मतलब एक अगर आप स्पेसिफिक गोल जो है वो अचीव करना चाहते हो तो उसमें आपको कौन सी चीज लगती है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स लगती है? मोटिवेशन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देन यू हैव इज इमोशन, देन यू हैव इज पर्सनैलिटी, एंड देन यू हैव इज इंटेलिजेंस. सो अगर आपको किसी पर्टिकुलर गोल पे पहुंचना है उसके लिए क्या होना बहुत ज्यादा जरूरी है, दैट इज मोटिवेशन. नेक्स्ट यू हैव इज विच डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल्टरिंग पीरियड्स ऑफ डिप्रेशन एंड मेनिया. सो कौन सा ऐसा डिसऑर्डर है जो कि ऑल्टर कर सकता है हमारे जो पीरियड्स होते हैं डिप्रेशन के या फिर मेनिया के, एंड द करेक्ट आंसर हियर इज बाइपोलर डिसऑर्डर. नेक्स्ट यू हैव इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर वर्क. सो वर्क को हम कैसे मेजर करते हैं, एंड दैट इज जूल. सो इसे जूल पढ़ रहे हैं बट इसे जूल भी पढ़ते हैं कई बच्चे, मतलब कई लोग जूल भी से पढ़ते हैं. नेक्स्ट यू हैव इज व्हाट इज द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट. तो एक मेजर हम कैसे करते हैं एक अमाउंट ऑफ मैटर को एक ऑब्जेक्ट के अंदर, एंड दैट इज थ्रू मास. नेक्स्ट यू हैव इज कौन सा न्यूट्रिएंट जो कि प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर रिपेयरिंग एंड बिल्डिंग मसल टिश्यू, एंड दैट इज प्रोटीन्स. नेक्स्ट यू हैव इज विच फूड ग्रुप इज अ गुड सोर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड डाइटरी फाइबर. सो द करेक्ट आंसर हियर वी हैव इज सीरियल्स एंड मिलेट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास which condition is characterized by the body's inability to regulate blood sugar levels, and the correct answer here we have is diabetes mellitus. Next हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, that is 18th question now we have is what is the primary function of quality control in food industry. तो एक प्राइमरी फंक्शन क्या होता है जिसकी वजह से जो है फूड इंडस्ट्री के अंदर जो है क्वालिटी का कंट्रोल कर सकते हैं. चार ऑप्शन है आपके पास: इंश्योर कंप्लायंस विद फूड लॉज एंड स्टैंडर्ड्स, जो कि इंपॉर्टेंट होता ही है क्योंकि आपको फूड लॉज और स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना तभी आप क्वालिटी को कर पाएंगे. मैक्सिमाइज प्रॉफिट, तो अगर आप प्रॉफिट बढ़ाएंगे तो ये तो नहीं है कि आप क्वालिटी भी सही से मतलब मेंटेन कर पाएंगे. मिनिमाइज प्रोडक्शन कॉस्ट, और प्रोडक्शन कॉस्ट अगर आप कम कर देंगे, अगर आप किसी चीज को बनाने की कॉस्ट कम करेंगे तो उससे क्या होगा कि सामान की जो क्वालिटी है वो भी डिग्रेड होगी. नेक्स्ट है इंक्रीज शेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट्स, और कभी भी आप किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की अगर आप शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करते हो तो उससे क्या होता है कि आप उसमें कुछ ऐसे वो मतलब ऐसे इंग्रेडिएंट्स डालते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि वो ज्यादा टाइम तक खाना खराब नहीं होता है पर वो बासी हो ही जाता है. तो द करेक्ट आंसर हियर इज एंश्योर कंप्लायंस विद फूड लॉज एंड स्टैंडर्ड्स. मतलब कि जो भी फूड लॉज है उनके हिसाब से चलना, उनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से चलना और उन्हें फॉलो करना वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है ताकि उनके फूड की क्वालिटी को मेंटेन कर सके. नेक्स्ट वी हैव इज व्हिच टाइप ऑफ फूड contamination possesses the greatest risk of to consumer health. सो कौन सा ऐसा टाइप है फूड कंटामिनेशन का जो कि हमारे को सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट रिस्क में डालता है कंज्यूमर की हेल्थ को, एंड दैट इज बायोलॉजिकल कंटामिनेशन. लास्ट भी हैव इज, एंड इसका आपको आंसर कमेंट्स में बताना पड़ेगा, विच टर्म रेफर्स टू द बॉडीज एबिलिटी टू मेंटेन स्टेबल इंटरनल टेम्परेचर. तो कौन सा ऐसा बॉडी की एबिलिटी होती है जिसकी वजह से जो है हम बॉडी का टेम्परेचर जो है इंटरनली मेंटेन कर सकते हैं. देयर आर 4 ऑप्शंस फॉर यू. फर्स्ट इज thermogenesis, second we have is thermoregulation, third we have is hypothermia, and fourth we have is hyperthermia. So ये 4 ऑप्शन है आपके पास और कमेंट्स में आपको बताना है कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होने वाला है. इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में. अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पे कर देना सब्सक्राइब, और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट्स में बता सकते हैं. और हाँ, जो भी बच्चे आंसर देते हैं ना तो ये भी लिख दिया करो आंसर नंबर 20 और उसके आगे आंसर लिख दिया करो ABCD और उसका आंसर का ऑप्शन का नाम भी लिख दिया करो. वो ज्यादा इजी रहता है मेरे लिए पहचानना भी. नेक्स्ट के लिए अगर आपका जो भी पेपर आ रहे हैं उसके आप कमेंट्स कर सकते हैं. एंड स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.